अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। बड़ी अजीब सी आज बात हुई है जी। एक विफाकी वजीर दूसरे विफाकी वजीर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर गरजे बरसे। ये मामला क्या है? साबिक वजीर आजम की वापसी से मुतल्लिक भी कुछ तौजीहात पेश की जा रही हैं। ज़रा पूछेंगे अपने तज्जियाकारों से मामला चल क्या रहे हैं और उनकी इसके ऊपर क्या राय है। लेकिन सबसे पहले हमने आगाज़ करना है प्रोग्राम का एक अहम इशू से। कल ये तफसीलात मंजर आम पर आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक और मुआहिदा साइन किया हुआ था अपने दौरे हुकूमत में 2021 में एक अमरीकी PR फर्म से। ये जो PR फर्म है इससे मुतल्लिक ये दस्तावेज़ात बताती हैं कि ये साबिक CIA के स्टेशन चीफ की कंपनी थी, वो ओन करते थे इसको। मई 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ये इफ्तिखार दुरानी साहब ने साइन किया और वो सारे मामलात को डील कर रहे थे, वो मीडिएटर थे बेसिकली। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी कई दफ़ा नाम आया है और जो पता दिया गया है वो भी इस्लामाबाद की तरफ का दिया गया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर इफ्तिखार दुरानी साहब के पास उस वक्त जिस वक्त वो मीडिएटिंग अथॉरिटी थे, साइनिंग अथॉरिटी थे इस मुआहिदे के ऊपर, कोई ओहदा नहीं था हुकूमती। सो बड़ा तशवीशनाक। लेकिन इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सफारत खाने के थ्रू असद मजीद के ज़रिए एक और भी मुआहिदा इसी तरह का किया था एक PR फर्म से, वो अभी भी वैलिड है। इसके अलावा एक और मुआहिदा हुआ है हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि हमने डिस्कस भी किया गुज़श्ता हफ्ते। ये वो मुआहिदा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की US ब्रांच ने किया है डेविड आर्लुक एक और PR फर्म से। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि एक तरफ तो इमरान खान ये दावे करते हैं, ये बयानियाँ सियासी लेकर चल रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की उनकी हुकूमत को हटाने की। उन्होंने दावा किया कि उनको 2021 से मालूम हो गया था कि किस तरह से उनकी हुकूमत को हटाने के लिए साजिशें हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये जो सारी तफसीलात मंजर आम पर आ रही हैं ये तो जाहिर करती हैं कि खान साहब और उनकी हुकूमत उस वक्त भी अमेरिका से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका में अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत से मुतल्लिक इमेज बेहतर बनाने के लिए काम कर रही थी, फर्म्स को इंगेज कर रही थी। और हुकूमत जाने के बाद भी जब पूरा अमेरिकी साजिश का बयानिया आया उसके बाद भी उन्होंने इसी तरह की फर्म को हायर किया ताकि वो बैरून मुल्क खासकर अमेरिका में इमेज बिल्डिंग और फिर अपने बयानिए को कर सकें। तो क्या ये तजाद नहीं है कि एक तरफ मुल्क में ये बयानिया लेके चलना कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका की मुदाखलत की वजह से ये सब कुछ हुआ और वो नामंजूर, और दूसरी तरफ अमेरिका में इमेज बिल्डिंग हो रही है, अमेरिका में अपनी पार्टी की लॉबिंग हो रही है। यही पूछना चाहते हैं अपने तज्जियाकारों से, क्या सियासी मुनाफकत को जाहिर करता है ये रवैया, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और अतर काज़मी साहब भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भट्टी साहब आपका इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं? मैडम शेख, मेरा जवाब हाँ में है। मैं अपने इमरान खान साहब और अपने कायदे इनकलाब से पूछना चाहता हूं कि और चंद बातें करना चाहता हूं कि आप अमरीकियों से मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके अब्दुल्ला रियाड़ ने अमरीकी हुकाम से रब्ते किए, सुना है डोनाल्ड लू से भी रब्ता किया कि हम ज़रा मेहरबानी करके ताल्लुकात बेहतर करें, चलो ठीक है। अमरीकी सफ़ीर को KP में वायसराय हिंद जैसा आपकी हुकूमत ने प्रोटोकॉल दिया, वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया, VVIP दौरा कराया, गाड़ियाँ भी खैरात में ली, चलो ठीक है। KP में US एड की 1427 मिलियन डॉलर की सरगर्मियाँ भी जारी हैं, यानी इमदादी काम भी जारी हैं, चलो ठीक है। और 2021 में अमरीकी CIA वो साबिक CIA चीफ की अमरीकी फर्म PR से आपने मुआहदा भी किया, चलो ठीक है। अमेरिका से अच्छे तल्लुकात के लिए अभी भी एक फर्म से मुआहदा किया 6 माह के लिए 60 लाख महाना पर, चलो ठीक है। मेरे कायदे इनकलाब यहाँ तक मैं आपकी सारी बातें मैं मान लेता हूँ, मुझे कबूल है। मगर आपने कहा था और आपने ये भी कहा था, ये भी ठीक है कि हमें गुलामी नहीं चाहिए, दोस्ती चाहिए, चलो ठीक है। मगर मेरे कायदे इनकलाब आपने कहा कि साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई। आपने कहा कि ये जो मेरे अलावा हैं सारी सियासतदान और सारे इदारे सब इस साजिश में शरीक थे, सब अमरीकी पिट्ठू हैं, सब अमरीकी आलाकार हैं और सब गद्दार हैं। आपने कहा कि अमरीकी डोनाल्ड लू को बरतरफ किया जाए। मेरे कायदे इनकलाब आपका सब कुछ कबूल,
मेरे कायदे इनकलाब, आप जो कुछ कर रहे हैं वो यकीनन आपकी नीयत पर भी शक नहीं, मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए कर रहे होंगे, मगर पहली फर्म का मुआहदा और बाकी सारा भी मैं छोड़ देता हूं। दूसरी फर्म से मुआहदा क्यों, किस वजह से? दोस्तों से तल्लुकात बेहतर करने के लिए, दोस्ती करने के लिए फर्म का मुआहदा क्यों? एक तरफ आप खड़े हुए हैं, उस मुल्क में खड़े हुए हैं जो अमरीकी खैरात पर पलता है मुल्क, उस मुल्क में खड़े हुए हैं जो अमरीकी इमदाद का मुंतज़िर रहता है, उस मुल्क में खड़े हुए हैं जहां आपके सूबे में अमरीकी इमदाद और खैरात चल रही है, उस मुल्क में खड़े हुए हैं जहां अमरीका को फैटफ और IMF समेत सारों की तरफ देखना पड़ता है, और उस मुल्क में खड़े हुए हैं जहां आप अमेरिका से वापसी पर आपने एयरपोर्ट पे कहा कि मैंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ज़्यादा ये लगता है अब फिर मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, जब डोनाल्ड ट्रंप से वापसी पर आए। तो मेरे कायदे इनकलाब, आपको अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए था थोड़ी देर के लिए। आप कहते दोस्ती, उनको अगर हमारी दोस्ती की जरूरत है तो हम दोस्ती कर लेते हैं। ये फर्म का मुआहदा जो आपने किया और खुफिया तौर पर तल्लुकात बेहतर बनाने के चक्कर में लगे रहे और हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, तो यहां मुझे लगता है मेरे कायदे इनकलाब आप थोड़े से चूक गए हैं, थोड़ी सी भूल हो गई है, थोड़ा सा आपको बयानिया आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। बाकी आप बेहतर जानते हैं मेरे कायदे इनकलाब। लेकिन अतर ये तो खान साहब हुकूमत में रहते हुए भी जब उनसे बड़ी दफ़ा बात होती थी, पूछा जाता था कि बाइडन साहब आपको कॉल नहीं करते, वो कहते थे ना करें, कोई मसला नहीं है, वी डोंट केयर, हम बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखेंगे। फिर उनसे 3-4 दफ़ा इस तरह की बात हुई, एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने बात की, लेकिन उसके बाद ये भी चल रहा था सब कुछ, तो क्यों? मैडम शेख, बाइडन की कॉल ना करना, सिर्फ 1-2 जुमले, बाइडन की कॉल ना करना हर्ट करता है एज ए पाकिस्तानी, मुझे भी एब्सोल्युटली नॉट पे मैंने भी भंगड़े डाले थे, मगर ये जो है ना दरमियान में ये फर्म हायर करना, तल्लुकात बेहतर कर लो, अब क्या वो कहेंगे डोनाल्ड, इस फर्म के जरिए डोनाल्ड को बरतरफ कराएंगे? तो थोड़ा सा रुकना चाहिए था, यही जानना चाहती हूँ इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। मैं एग्जैक्टली यही जानना चाहती हूँ अतर से कि अतर आपकी क्या राय है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, आप क्या समझते हैं? क्या ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया था, क्योंकि हम एक दफ़ा ये भी गौर कर रहे थे ना, ये सिर्फ एक क्लोक है, ये सिर्फ एक लिबादा है, क्या वाकई में ऐसा है फिर? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये ना कि सहाफत का काम होता है कि ताकतवर और रेलेवेंट लोगों को डिस्कस करें। इस वक्त मुल्क के अंदर 14 जमातों की हुकूमत है, लेकिन वो इतने इररेलेवेंट हैं कि रोज ही इमरान खान ऑपोजिशन में होते हुए भी कोई नया उसके हवाले से इंकशाफ हमें मिल जाता है। जहां तक ये ताल्लुक है कि इमरान खान ने कोई फर्म हासिल कर ली या कोई फर्म हायर कर ली, कहना चाह रहे हैं कि मुल्क की दूसरी बड़ी जमात इररेलेवेंट है? नहीं, वो वही तो रेलेवेंट है, यही तो मैं कह रहा हूं। ये साबित करता है कि इस मुल्क की सियासत में सिर्फ इमरान खान रेलेवेंट है। 14 जमातें जिनकी हुकूमत है वो रेलेवेंट नहीं है। जितनी डिस्कशन खान साहब पे होती तो ये शो करता है वो कितने रेलेवेंट हैं हमारी मुल्क की सियासत में। अच्छा, दूसरी बात यह कि उन्होंने कोई लॉबी फर्म हायर कर ली और ये उनकी कोई मुनाफिकत है। जी बिल्कुल मुनाफिकत है, इसलिए कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर बैठ के वो ये कहते हैं कि जी हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, लेकिन जब वो अमेरिकी टीवी पे जाते हैं वहां पे वो कहते हैं एब्सोल्युटली यस। ये अगर वो कहें तो मुनाफिकत है। जब बाइडन ने उनको डेमोक्रेसी समिट के लिए बुलाया तो इमरान खान साहब 4 दिन पहले पहुंच गए, या इमरान साहब गए नहीं, तो बताएं मुनाफिकत किधर है? जब CIA का चीफ इस्लामाबाद में फिरता रहा, इमरान खान उससे नहीं मिले, तो वहां पे मुनाफिकत किधर है? यहाँ पे हम कंफ्यूज करते हैं स्टेट डिप्लोमेसी को रजीम चेंज के साथ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सारी दुनिया में लॉबी फर्म्स भी होती हैं, एक दूसरे की एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ अपने ताल्लुकात आप बेहतर भी करते हैं। यहाँ पे जो इमरान खान की पॉलिसी है वही ओपन है ना। अगर उन्होंने अमेरिका टीवी को इंटरव्यू दिया, क्या वहां पे जाके उन्होंने कोई डिफरेंट बात की, या फिर पाकिस्तानी टीवी पे बैठ के कोई डिफरेंट बात की? उधर उन्होंने डोनाल्ड लू के हवाले से क्या कहा कि वो बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा बेहतरीन आदमी है, और पाकिस्तानी टीवी पे कहा कि वो बड़ा ही बदतहजीब आदमी है। CNN पे भी उन्होंने वही बात की ना जो इधर वो बात करते हैं। तो यहाँ पे मुनाफिकत कहीं पे नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ जो उनके सियासी मुखालफीन है वो हर चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर से स्टेट डिप्लोमेसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं रजीम चेंज के साथ। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं।
एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उस दिन उन्होंने अपने जलसे में भी कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बाइडेन के साथ अच्छे नहीं थे। तो मुझे तो यहाँ पे कोई मुनाफकत नजर नहीं आ रही। वो अगर उनकी मुनाफकत होती तो वो कौम मुत्तहिदा में भी जाके अपॉलोजेटिक होते, अमेरिकी टीवी पे भी जाके अपॉलोजेटिक होते, और हाँ, हमारे पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के वो अमेरिका के खिलाफ बातें करते। वो तो उधर भी वही बातें करते हैं। तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि इसमें मुनाफकत की दलील में, ठीक है, अतहर की दलील में यहाँ तक तो वजन नजर आ रहा है कि वो कहते हैं कि वो जब यहाँ पर इंटरव्यू देते हैं, यहाँ पर जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं वो ऐसा ही है, और जब बाहर भी जाके इंटरव्यू देते हैं तब भी वैसा ही है। तो मुनाफकत क्यों हुई? अच्छा अलीना, देखिए मेरे ख्याल से इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया कि इमरान खान साहब कहते कुछ हैं और वो करते कुछ हैं, और बाद में अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। अब आपके पास एक मुआहदा नहीं, अब आपके पास 3 मुआहदे हैं। 2 मुआहदे जो पीटीआई की हुकूमत जब थी तब साइन हुए। एक इफ्तिखार दुरानी साहब ने किया मई 2021 में, मतलब पिछले साल मई में। एक पाकिस्तान एम्बेसी ने किया मार्च इसी साल। ये 2 मुआहदे पीटीआई की हुकूमत में हुए। तीसरा मुआहदा जो है वो इस साल अगस्त में हुआ, जो पीटीआई ने एक एज अ प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी साइन किया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, अच्छा अब ये जो तीनों मुआहदे हैं ये 6 महीने के लिए हैं, और ये तीनों मुआहदों का एक ही काम है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। अब इमरान खान साहब कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू देते हैं पियर्स मॉर्गन को। उनसे वो कहते हैं कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तकरीबन 6 महीने पहले पता चल गया था कि ये साजिश हो रही है। तो मतलब अंदाज़न अक्टूबर सितंबर में शायद उनको पता चल गया था पिछले साल कि कोई साजिश हो रही है। फिर भी इस दौरान आपकी हुकूमत ने 2 मुआहदे साइन किए अमरीकी फर्म्स के साथ, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। अब अलीना अतर के सवाल का जवाब देने के लिए ये एक बहुत अजीब सी बात नहीं है कि एक मुल्क जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो आपकी हुकूमत गिराना चाह रहा है, उस मुल्क के साथ आप ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को पैसे दे रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी चीज जो मैं स्पेसिफिकली कह रहे हैं ना कि स्टेट डिप्लोमेसी और रजीम चेंज को आप कंफ्यूज ना करें, अलग अलग रखें। कैसे नहीं कर सकते अलीना, एक पूरे मुल्क पे आप इल्जाम लगा रहे हैं रजीम चेंज का, उसके साथ आप किस किस्म की डिप्लोमेसी चाहते हैं? जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पैसे चला के आपकी हुकूमत गिरा रहे हैं, आप हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक शख्स पे तो नहीं लगा रहे, पूरी अमेरिका की हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज, ये जो इफ्तिखार दुरानी साहब का कॉन्ट्रैक्ट है रॉबर्ट ग्रेनियर के साथ, जो एक साबिक सीआईए एजेंट थे, इसमें एक मुझे बहुत हैरान कुन चीज़ लगी जिसका आपने थोड़ा बहुत जिक्र भी किया है अपने मोनोलॉग में, कि उनके पास 2021 में कोई ओहदा नहीं था, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इस सीआईए के साबिक जो ये एक्स सीआईए के एजेंट थे, इनको पेमेंट कर रहे थे। वो किस हैसियत में? उनके पास कोई ओहदा नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब सरकारी फंड्स वो किस हैसियत में एक और प्राइवेट कंपनी को दे रहे थे? अच्छा ये अजीब सी बात इसलिए है क्योंकि पीटीआई एक प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी, एक प्राइवेट इंडिविजुअल शहरी, अमेरिकन शहरी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसमें पब्लिक फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी अलीना तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है तो ये करप्शन और मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स में आता है, क्योंकि एक ऑफिशियल तरीका है फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का और एक ऑफिशियल तरीका है एक लॉबिंग फर्म हायर करने का। और वो ऑफिशियल तरीका क्या है कि आप पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए एक पीआर फर्म या लॉबिंग फर्म को हायर किया भी हुआ है इन्होंने, जैसे इन्होंने असद मजीद साहब ने किया मार्च में। लेकिन एक प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी, बड़े सवाल आपने उठाए किस तरह से कर रही है, और फिर खास तौर पे वो ओहदेदार जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, वो मेंबर जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, वो किस तरह से कर रहा है। मुझे अथर एक छोटी सी ब्रेक का मौका दीजिएगा, मैं ब्रेक लेके वापस आती हूँ। मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी के भी जानेंगे और फिर आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 2 मुआहिदे जो अमरीकी पीआर फर्म से हुआ, और उसके बाद पर्सनली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत जाने के बाद पार्टी की सतह पर एक मुआहिदा किया अमरीकी फर्म से, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं सियासी बुनियादों पर खास तौर पर। मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और बेनज़ीर ने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए, क्या कहेंगे आप? क्या ये मायूब बात है कि इफ्तिखार दुरानी साहब जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, वो सरकारी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का उनको मैंडेट दिया गया, वो हुकूमत पाकिस्तान की बिहाफ पर सारी की सारी सालिसी कर रहे हैं, किस हैसियत से?
देखिए अलीना, मैं अगेन पिछली मर्तबा भी हमने जब ये इसी तरह का सवाल रखा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इमरान खान का सबसे बड़ा इशू ये है कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं, और इस मसले पर भी कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर आती है कि एक तरफ आप बिल्कुल ठीक है कि आपकी ये बहुत क्लियर कट पॉलिसी है कि आप अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि अमेरिका डिक्टेट करे। इतने 1, 2, 3 फर्म्स के साथ अमेरिका में पीआरशिप की क्या ज़रूरत है? पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल है, और जमातें भी करती हैं, जो है फर्म हायर करती हैं, लेकिन फिर जब आप अपने मुल्क के अंदर एक हाइप क्रिएट करते हैं, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को ग्रो करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पोजीशन ले लेते हैं, तो फिर जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर नज़र आता है कि ये तजाद है। अगर अमेरिका इतनी मुदाखलत करता है पाकिस्तान के मामलात में, जो कि करता है मेरे नुक्ते नज़र से, माजी में भी करता रहा है, अब भी करता है, तो फिर आप एक क्लियर कट पोजीशन लें। फिर आपको अमेरिका में इतनी पीआरशिप की ज़रूरत क्या है? जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पीटीआई का मौक़िफ़ पता है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें पता है कि पीटीआई की क्या पोजीशंस हैं। तो क्या इन मुआहिदों की ज़रूरत है? इन मुआहिदों की ज़रूरत क्या सिर्फ इस वजह से है कि आप पाकिस्तानियों को एड्रेस नहीं कर रहे, आप दरअसल अमेरिकन थिंक टैंक को कर रहे हैं। तो अमेरिकन थिंक टैंक को क्यों कर रहे हैं? कि वो थिंक टैंक अमेरिका को इन्फ्लुएंस करे, अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करे। तो ये एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में, खास तौर पे जब वो एक ऐसी हाइप क्रिएट करते हैं कि जिसके असरात बड़े डेंजरस भी हो सकते हैं। हमने देखा है माजी में जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स, चाहे वो मजहबी जमातें हों, जब वो करती हैं तो फिर उसमें अमेरिकन टारगेट भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क, अमेरिका छोड़े कोई भी मुल्क हमें डिक्टेट करे, लेकिन फिर मुझे ये तय करना पड़ेगा कि उसके साथ जो पॉलिसीज के पैरामीटर्स हैं वो हम क्या रखना चाहते हैं, वो किस तरीके से रखना चाहते हैं। अमेरिका के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने के लिए फर्म्स बनाई गई थी या महज पीआरशिप के लिए बनाई गई थी? अब पीआरशिप किसके लिए? तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है। जहां तक इफ्तिखार दुरानी साहब वाली बात है, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार दुरानी साहब के पास अगर वो नहीं था। तहकीकात कैसे हो? गवर्नमेंट कराए सर, तहकीकात कैसे हो? क्या मौजू फोरम हो? ठीक है, आप गवर्नमेंट कराए, लेकिन एक ऐसी तहकीकात करें जिसपे जो है सारे लोग यकीन कर सकें। इस तरह की तहकीकात कराएं ताकि उन तहकीकात की कोई ऑथेंटिसिटी भी हो सके, कोई एविडेंस भी आ सके। महज एंटी इमरान तहकीक करने की जरूरत नहीं है, आप फैक्ट्स की तहकीकात की जाती हैं। और दूसरा, ये स्टोरी 2021 में मुतअद्दिद चैनल्स ने रिपोर्ट कर चुके हैं। ये स्टोरी, ये पुरानी स्टोरी है और पहले भी इसके ऊपर ये रिपोर्ट हो चुकी है, और उसके अलावा इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो फारा की वेबसाइट के ऊपर हैं, वहां से ली गई हैं। और इफ्तिखार दुरानी साहब का ये जो मौकिफ है वो भी सामने इसके ऊपर आ चुका है। अब एकदम से दोबारा इस स्टोरी को ऑब्वियसली सियासी मकासद के लिए जो इमरान खान के खिलाफ एक तरह से एक मुहिम बनाई जा रही है कि जनाब इंडिया के साथ मिलकर पीटीआई काम कर रही है, तो ये उसी का एक तसलसल है कि ये अब दोबारा इस स्टोरी को उठाया जा रहा है। तसलसल लगता है। अलीना, एक सेकंड, मैं अगर एक चीज, सर दरअसल जब डीक्लासिफाई हुए हैं डॉक्यूमेंट्स अमेरिका की तरफ से, और जो जिस तरह से मंजर आम पर आ रही हैं सारी तफसीलात, आई थिंक उसके नतीजे में सारा कुछ हो रहा है। बेनज़ीर प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं जरा न्याई साहब का इसमें मौक़िफ़, हाँ नहीं, लेकिन वो मैं न्याई साहब का मौक़िफ़ शामिल कर लूं उसके बाद। जी अलीना, अतर को बड़ी हैरत हो रही है कि इतने लोग पार्टी की हुकूमत है उसको नहीं डिस्कस कर रहे, और इमरान खान साहब को हम बहुत अहमियत दे रहे हैं, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक तो अतर को ये बात समझनी होगी कि पिछले 4.5-5-6 महीने में इमरान खान ही हैं जो वारदात के ऊपर वारदात कर रहे हैं, और रोजाना कोई ना कोई ऐसा शोशा आता है कि जो वाकई वो पूरे मीडिया को अपनी हाइप में ले लेता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैं जाके बाजार में खड़े होके कोई 10-15 बंदूक के फायर कर दूं तो पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, या किसी जगह को आग लगा दूं। ये कोई इशू नहीं है कि हम डिस्कस क्यों करें, लेकिन जो बातें हैं, कई चीज ऐसी हैं कि जो मेरिट पे हम डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो बातें खुद कही हैं वो बूमरैंग बन के इमरान खान साहब को वापस आ रही हैं। किसने कहा था कि अमेरिका के बारे में इस तरह का जो सच्चा था या झूठा था उसमें अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ।
किसने कहा था कि आप ये ऐसा बयानिया सेट करें कि उसके बाद जब चीजें आ जाए तो आपको वजाहत करनी पड़े? आप हकीकत देख लें कि इमरान खान साहब की जो मुअस्सर सियासत है पाकिस्तान के अंदर, जो पिछले फर्ज की 8-10 साल के अंदर है या 12 साल के अंदर है, उसका देखें कि उन्होंने अपनी हर एक बात की या तरदीद की है या वजाहत की है। मुझे बड़ी इस मामले में मैं कहता हूं कि पीटीआई वालों के लिए या उनके मानने चाहने वालों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि उनका लीडर जब बात करे तो वो कभी उसकी वजाहतें ऑन एंड ऑफ से एक आध हो जाती है 2-4 सालों बाद, लेकिन हर बात की आपको वजाहत देनी पड़े, क्योंकि लोगों को समझाना पड़े कि मेरा मतलब ये नहीं था, ये नहीं था। मैं आपको एक बात बताता हूं कि इमरान खान साहब की सियासत है या उनकी हुकूमत 3.5 साल की है, ये रियासत पाकिस्तान के साथ इससे ज्यादा भूंडा और घनावना मजाक नहीं हो सकता था। ये किसने की? आखिर किसने इमरान खान साहब को जबरदस्ती बिठा दिया? अब जावेद चौधरी साहब के कॉलम आया, उसमें लिखते हैं, अब बताया जाता है जी कि हमें हफ्ते 10 दिन बाद पता चला। क्या ये पाकिस्तान एक कोई तजर्बा गाह है कि आप लोगों को 1-2 हफ्ते बाद पता चले कि आप गलती कर बैठे हैं, या 3 साल बाद पता चले कि पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचा बैठे हैं? अब फरमाया जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग 3 दफा इंग्लैंड का दौरा किया और एक दौरे पर अमेरिकन सदर आ रहा था, तो आखिर में इमरान खान एग्री कर गए थे। हमने बड़ी मेहनत से हमारे जो करता धरता उन्होंने जाके मीटिंग अरेंज की, तो रात पहले इमरान खान साहब ने कहा कि वहां पे चूंकि मेरे बच्चे हैं और बीवी है, उनसे मैंने मिलना नहीं है, तो इसलिए मैं लंदन नहीं जाना चाहता हूँ। ये जावेद चौधरी साहब ने कहा कितना सच चेक करा झूठ है, क्योंकि वो कॉलम इस वक्त बहुत सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा है और जावेद चौधरी साहब बड़े क्रेडिबल आदमी है और हमेशा उनकी बात हमेशा उसका हिस्सा रही है। मैं सिर्फ अगर क्योंकि ये बार बार बात हो रही है कि इस पे हम क्यों इस इशू पे बात कर रहे हैं, और ये मतलब इमरान खान साहब रेलेवेंट है, बाकी ये रेलेवेंट है, ये बहुत रेलेवेंट है, और ये बहुत रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो 2 मुआहदे हैं वो साइन हुए हैं और उसमें सरकारी फंड्स इस्तेमाल हुए हैं, पब्लिक फंड्स इस्तेमाल हुए हैं, आपके और मेरे पैसे इस्तेमाल हुए हैं। तो एक तरफ जो मुल्क के वजीर आजम थे वो अमेरिका के खिलाफ एक बयानिया बना रहे थे, दूसरी तरफ आप अमेरिका के साथ छुप के ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे थे। तो ये तो मुझे लगता है पैसे ज़ाया करने वाली बात है। क्या ही ताल्लुकात बेहतर हुए होंगे जब पब्लिकली हमारे मुल्क के जो वजीर आजम है वो बैठ के कह रहे थे कि ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है ये मुल्क। तो क्या हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए? ओके अतहर, क्योंकि आपका मौक़िफ़ सबसे मुख्तलिफ है, ये भी बताइएगा, क्योंकि जो हमारा पैनल है अक्सरियत बल्कि आपके अलावा सभी ये कह रहे हैं कि मुनाफ़क़त है, तज़ाद है, तो क्या आपको लगता है कि खान साहब को अब ज़रा निकल के सामने आना चाहिए और ही शुड क्लियर दिस अप? अच्छा, जहां तक इफ्तिखार दुरानी साहब ने वो साइन क्यों किया, अगर वो आप डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसका जो शिक नंबर 11 है उसके अंदर क्लियरली वो एक्सप्लेन हुआ है कि वो किस तरह लिखा है और क्यों उन्होंने साइन किया और किसकी अथॉरिटी के ऊपर उन्होंने साइन किया। वो मैं यहाँ पे दोबारा आपको पढ़ के नहीं सुनाना चाहता, वो तकरीबन 4 उसके नुक्ते हैं वहां पे। 10B अगर आप पढ़ें, 10B1, 10B3, 10B4 और 10B5, जो भी शख्स ये डॉक्यूमेंट पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि इफ्तिखार दुरानी साहब ने किस हैसियत में वो साइन किया था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, तासुर ये करने की कोशिश कायम करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के खिलाफ इमरान खान एक बयानिया बनाते हैं और दूसरी तरफ शायद दुनिया पूरी में वो वाहिद ये हुकूमत है जो अमेरिका में लॉबी फर्म्स हायर करती है। आपके सुनने वालों को बताता चलूं कि भारत भी मुख्तलिफ लॉबी फर्म्स वहां पे हायर करता है डेमोक्रेट्स के साथ, हुकूमत के साथ, वहां पे लॉबिंग करने के लिए, इसलिए कि अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। बाकी अगर मुनाफ़क़त करनी होती तो इमरान खान ये कहते कि मैं रूस नहीं जाऊंगा इसलिए कि अमेरिका ने मुझे कहा है तो मैं रूस नहीं जाऊंगा। वो तो रूस गए अमेरिका की मुखालफत के बावजूद, उन्होंने अड्डे नहीं दिए। जो ही इमरान खान चले गए उसके बाद किस किस्म की खबरें आना शुरू होगी, अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले भी होना शुरू हो गए, उनकी हुकूमत के दौरान तो ये सब कुछ नहीं हुआ। तो समझने की जरूरत है कि मुल्की मफाद के अंदर अगर आप किसी से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है। वो बार बार कहते हैं कि अमेरिका से हम दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पॉइंट आ गया, जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, तो आप जो एक्सप्लेनेशन दी गई है पॉइंट नंबर 11 में इफ्तिखार दुरानी से मुतालिक, आई एम जस्ट पुटिंग दैट स्ट्रेट, वही चीज एग्जैक्टली बेनजीर। आज पहली दफा मुझे पता चला कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये उसी की कड़ी है जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान
हुकूमत पाकिस्तान के बेहाफ पे इफ्तिखार दुरानी साहब ये सब कुछ कर रहे थे और ख़ास तौर पे इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ भी लिए 10B5, मिस्टर दुरानी डिस्ट्रीब्यूट्स फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये वही एग्जैक्टली बात है जो हम उस वक्त से कर रहे थे और बता रहे थे कि वो एज अ मीडिएटर कर रहे थे। बट लेट्स आई थिंक बड़े हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया हमारे पैनल के सामने। अलीना एक सेकंड, मैं नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात, अगर वो मीडिएटर कर रहे थे, नोटिफिकेशन किधर है, उनको किसने नोटिफाई किया और वो क्यों कर रहे थे, ये सवाल अभी तक अपनी जगह रहता है क्योंकि आपकी एक एम्बेसी है। एग्जैक्टली, यही बहुत बड़ा सवाल है ना कि किस अथॉरिटी में कर रहे थे आपने। हाँ, यही हम सवाल छोड़े जा रहे हैं कि किस अथॉरिटी के तहत कर रहे थे। और यहाँ पर हमारे तज्जियाकार ये भी सवाल उठा रहे हैं, ये भी पॉइंट उठा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर तहकीकात करवानी चाहिए ताकि पता चले कि अगर वो टैक्स पेयर का पैसा था तो वो किस हैसियत में खर्च हुआ और किस तरह से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे जी। वफाकी वजीर वर्सेस दूसरे वफाकी वजीर, हो क्या रहा है? ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरें ऐसी हैं ज़राए से कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और सियासत में उनको मुतहरिक किरदार अदा करने के लिए हुकूमत गौर कर रही है कि कुछ कानून में तब्दीली की जाए, खासकर जो उनकी नाअहली की मुद्दत है, ऐसी कानून साजी असम्बली से पास करवाई जाए कि वो मुद्दत ताहयात से चेंज करके उसको 5 साल की मुद्दत कर दिया जाए ताकि जब नवाज शरीफ वापस आए तो उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी होगी नाअहली की। ज़राए के मुताबिक अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ऐसा कानूनी ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है कि सादा अक्सरियत सिर्फ चाहिए होगी और ये जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, ये पास हो जाएगी। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वजाहतें भी पेश की जा रही हैं नवाज शरीफ की वापसी से जब इसके ऊपर तनकीद आती है। आज जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। ख्वाजा आसिफ ने इसकी वजाहत देते हुए कहा कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ और हम चाहते हैं कि वो वापस आए ताकि उनके साथ जो ज्यादती की गई उसका अजाला हो सके। अब ये जो नून लीग की तरफ से वजाहतें दी जा रही हैं और ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है सियासी तौर पर मुतहरिक करने के लिए नवाज शरीफ को, क्या ये दुरुस्त है तौजीहात हुकूमत की? अपने तज्जियाकारों से ज़रा ये जानेंगे। बेनज़ीर शाह साहबा। देखिए लीना, मेरी इस पे कुछ कानूनी माहिरीन से भी बात हो रही थी समझने के लिए कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि आईनी तरमीम की ज़रूरत है। वो कहते हैं देखिए टेक्निकली हो सकता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 को आप अमेंड कर दें, उसमें तरमीम लेके आएँ, वो सादा अक्सरियत से पास हो सकता है, या फिर आप एक नया कानून लेके आएँ, वो भी सादा अक्सरियत से पास हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं मसला ये है कि ये फ़ौरन पास होने के बाद अदालत में चैलेंज हो जाएगा और फिर अदालत बैठ के इसका फ़ैसला करेगी। तो इसका बेहतर तरीका अगर वाकई में हुकूमत चाहती है और सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि इसको तब्दील किया जाए तो इसको आइनी तरमीम के ज़रिए ही करना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटिशन है वो अभी तक अदालत में पेंडिंग है, तो या तो उसके फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए। क्योंकि देखिए अलीना, इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मुझे टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई या नाअहल करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को भी तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे नाअहल किया गया है और डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ये तो दोनों का हक है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई तो इसलिए अब उनका हक है कि वो देखिए वोटर्स का हक है, वोटर्स का हक है कि वो जिसको वोट डालना चाहे और वो डाल सके। वोटर्स का हक है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादतियां हुई उनको सही किया जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वोटर का हक है। अदालतें बंद कर दो, एक इलेक्शन करवा कर, FIA नैब पुलिस बंद कर दो एक इलेक्शन करवा कर, और आइन ख़त्म कर दो एक इलेक्शन करवा कर। नवाज शरीफ साहब की वापसी चश्मे बदूर, नाहली की मुद्दत 5 साल, चश्मे बदूर। नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं, इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं, चश्मे बदूर। नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ, चश्मे बदूर। ज्यादती का अजाला हो, चश्मे बदूर। गुलामों की कोशिश सर तोड़, अगे दौड़ पीछे चौड़। एक गुलाम बोला हजूर मैं वफादार, दूसरा गुलाम बोला किबला मैं ताबेदार। एक गुलाम बोला मेरी जान कुर्बान, दूसरा गुरबान बोला आप आए तो सही सब कुछ कुर्बान। कानून में तब्दीली की जाए जी, बाकी की जाए कि नवाज शरीफ साहब वापस आए तो 24 करोड़ पर लाजम हो कि वो इस्तकबाल करें। कानून में तब्दीली की जाए, जो 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता था वो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर एयरपोर्ट पर उनको पेश किया जाए। कानून में तब्दीली की जाए कि ये 1.5 लाख जो सारे कैदी हैं इनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये भी एक अपने बड़े कैदी का इस्तकबाल करना चाहिए उन्हें। और कानून में तब्दीली की जाए कि आइंदा ग्रेड 16 से ऊपर सियासतदान और किसी अफसर को पकड़ा ना जाए, कुछ ना कहा जाए।
टेक्निकल बुनियादों पर या किसी भी बुनियादों पर इलेक्शन में फैसले हों। जो जितना ज्यादा पॉपुलर उसको उतना ज्यादा कानून तोड़ने की, आइन तोड़ने की, करप्शन करने की, हिंद सिंध में जदादे बनाने की इजाजत दी जाए, कानून में तब्दीली की जाए कि आइंदा किसी से ना पूछा जाए हजूर आपने पैसा कमाया कहां से, पैसा आया कहां से, पैसा गया कहां से। मैं साथ हूं, मैं भी इस्तकबाल के लिए जाऊंगा, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे आंसू गिर गिर रुक रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे। जो भट्टी साहब कह रहे हैं ठीक है, कानून में फिर वो भी तब्दीलियां कर देते हैं अगर नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादतियां हुई उनका इजाला करने इस तरह से। तो अरे अपनी राय है जी, मैं उसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना कि कोई क्या राय रखता है। मेरे नजदीक एक आईनी और कानूनी बहस है नवाज शरीफ से हटके भी कि आया ये कहाँ लिखा हुआ है कि लाइफ टाइम बैन हो, जबकि हर एक चीज के बारे में स्पेसिफाई है। जैसे इलेक्शन एक्ट के अंदर बेनजीर ने भी कुछ बातें पॉइंट आउट की हैं। मेरा तो ख्याल ये है, मैंने पूरी तरह गौर से देखा है 63(1)(f जिसके तहत इनको जो है या 63 के तहत नाइल कराया गया है, तो उसके अंदर तो कानून साजी काफी है असेंबली की। और जब असेंबली जो है वो मत भूलें कि वो सुप्रीम है, वो माइटी है। ये असेंबली के पास, शूरा के पास हर वो इख्तियार है कि इसके बारे में एक दफा एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसी स्टेटमेंट दिया था कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ये तय कर देती है कि जो सारे जो गंजे हैं जो रह रहे हैं उनके ह्यूमन बेसिक्स राइट्स है, मतलब उन्होंने कहा कि जिनके सर में बाल नहीं है उनको अगर कह दे कि नहीं सर में बाल हैं तो ये मानना होगा, ये पार्लियामेंट का फैसला। और ये उसका एक बड़ा फेमस उसका एक कोर्ट था। चुनाचे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बेनजीर ने पॉइंट आउट किया है कि एहसन बून साहब की या सुप्रीम कोर्ट बार की जो पिटीशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया है कि इसका तयन करें कि आप ये लाइफ टाइम बैन जो है वो कैसे लगा सकते हैं, जबकि बड़े बड़े क्राइम्स के अंदर 5 साल या 10 साल की बैन है। तो इसके अंदर आप कैसे कह सकते हैं कि एक बंदे ने डिक्लेरेशन दिया गलत टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, आप कह नहीं कि आप लाइफ टाइम है और आप उसके बाद ये बांटना शुरू करें। तब भी ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावज किया है। ये केस उस वक्त भी भेजना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि जी हमने ये फाइंड नहीं किया, आप इसे फैसला करें कि या ना करें। अब सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी थी उस जमाने में कि पीछे उसने कहा कि जब ये लाठी मेरी है तो लेकिन सर हम यहाँ पे लाइफ टाइम बैन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर क्या ये कानूनी बहस तब ज्यादा खूबसूरत ना होती जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे अपना सेंटेंस सर्व भी करते? उन्होंने तो सजा काटी नहीं सर, थोड़ी बहुत काटी और उसके बाद चले गए। आपने एक बात की है, मैंने तो अभी ये बताया कि आया ये हो सकता है नहीं, क्वेश्चन आपका ये है। बाकी ये है कि नवाज शरीफ का टेक्निकली समझे तो मैं पॉलिटिकली भी नहीं समझता हूँ कि हालात आजकल के मुवाफिक है कि नवाज शरीफ आए, चाहे बैन नाम भी हो, क्योंकि देखो इस वक्त ग्राउंड कंडीशन सर ये जो वजाहतें जिस तरह से दिए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ना सर, आपकी ओपिनियन बिल्कुल अपनी जगह एहतराम, लेकिन सर जो वजाहतें दी जा रही हैं, इमरान खान साहब को नैरेटिव भी दे दिया, मजलूम भी बना दिया है, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए अभी पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। कंडीशन ऐसी है, वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। 6 महीने पहले यही तहरीक इंसाफ जो थी वो सब बंद करके सारे मेंबर असेंबली मुस्लिम लीग का टिकट लेना चाहते थे। अब क्या सूरत हाल है, अब तहरीक इंसाफ की पोजीशन नहीं है। यानी मैं समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि जो नून लीग के वज़रा वजाहतें दे रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है, टेक्निकल तो चले बाद में एक बहस है। नहीं ऐसा ही है। ये नाअहली की बात हो रही है, नाअहली की मुद्दत की बात हो रही है। अदालतों में केसेस तो चलते रहेंगे, अदालतों में केसेस तो नहीं सस्पेंड हो जाएंगे। की जो स्टेटमेंट है ना बड़ी नहीं तो बड़ी माली खेज है ना ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट। वो कहते जो उनके साथ जो ज्यादती हुई है ना नवाज शरीफ साहब के साथ, उसका अजाला ऐसे ही है कि उनको वापस आने दिया जाए, उनकी क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तमाम बयान तलब करें ना, उनको वो जेल भी ना जाए, उनको सियासत में मुतहरिक किया जाए, तो ये ज्यादती के अजाला का तरीका है। अतर काज़मी साहब आपकी क्या राय है? देखिए पहली बात तो ये है ना कि ये जो तासुर बार बार दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स पे बाहर कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब जेल में किस रेफरेंस की वजह से हैं? पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा था हजूर ये हैं जराए, एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी। आज तक कोई उन्होंने उसकी कोई रसीद पेश की? फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां से भी उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो उनकी पिटीशन थी वो रद्द कर दी गई।
उनकी अपील डिसमिस कर दी गई। तो ये जो बार बार कहते हैं कि जी इमरान खान की तरह नवाज शरीफ को भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट किया गया, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उनको फारिग किया गया। जनाब उनके ऊपर करप्शन के केस साबित हो चुके हैं, वो जेल में सजा काट रहे थे और उस केस में उनको सजा हुई जिस केस के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि हुजूर ये हैं वो जराए, और आज तक उन्होंने कोई जराए दिखाई नहीं है, आज तक एक रसीद नहीं दिखाई। वो कहते हैं जनाब ये मेरे बेटों से पूछो, बेटे कहते हैं बाप से पूछो। तो फिर ये ना कहे ना कि ये कोई टेक्निकल ग्राउंड पे सब कुछ हुआ है, उनके ऊपर करप्शन के केस साबित हो चुका है, उसके ऊपर वो सजा काट रहे हैं। बाकी ये बात है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो वो इमरान खान का सियासी मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जिस तरीके से मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा कि हम चेक करना चाहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हैं या नहीं न्यूट्रल, तो आपसे ज्यादा कौन जानता है कि इदारे कितने न्यूट्रल हैं। आज आप माशाल्लाह हुकूमत में बैठे हुए किस तरह बैठे हुए हैं, आपको तो पता है वो कितने न्यूट्रल हैं। जरूरी है कि जो भी वजीर उठे वो उठते साथ ही या कोई डॉन लीक्स कर दे या कोई मेमोगेट कर दे या फिर दोबारा इदारों पे हमला कर दे। हुकूमत में होते हुए जिस तरह ये इदारों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, कोई भी ऐसे इदारों के ऊपर हमने नहीं देखा कि कोई हुकूमत ऐसे इल्जाम तराशी करती हो। तो ये सब सबके सामने न्यूट्रल की टर्म खान साहब लाए, खुदा का खौफ करें अतर ये तो ना कहें, ये न्यूट्रल की टर्म उन्होंने स्टार्ट की थी, आप कह रहे हैं आप ये इदारों के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है आप लोग कुछ भी कहने का हक है सर, लेकिन इतना तो नहीं। मजहर अब्बास साहब अपनी राय बताइएगा। एक जुमला में ये ऐड कर रहा हूँ सर, एक जुमला काइंडली, कि जो ये समझते हैं ना कि मियां साहब आएंगे और आप इमरान खान को काउंटर कर लेंगे, आप ले आए मियां साहब को और उन 9 हलकों में इमरान खान के मुकाबले में खड़ा कर दें, उनकी नायली खत्म कर दें, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो बात बाद में ना, अभी तो हम ये बात कर, ठीक है अभी तो आने की बात पे करें ना। मजहर अब्बास साहब देखिए अलीना, पहली चीज तो ये कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप पर्सनल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अगर करेंगे कि किसी एक शख्स को उसका रिलीफ मिल जाए तो वो मेरा ख्याल है बेहतर नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट से पे एतमाद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को एंटरटेन नहीं करेगी? क्या नहीं है एतबार कि जिसकी वजह से आप आपकी अपील ऑलरेडी पेंडिंग है, तो आप आके उस अपील में मुकाबला करें। अगर आपका केस स्ट्रांग है तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए, आप फुल बेंच की दरख्वास्त कर सकते हैं कि फुल बेंच आपकी अपील सुने। ये सारी चीजें ऑप्शंस, आप कानून क्यों चाहते हैं इस तरह का? तो ये मेरा ख्याल है इस चीज को सोचने की जरूरत है। गवर्नमेंट की तौजी मुझे दुरुस्त नहीं लगती। बाकी नवाज शरीफ साहब 3 साल से बाहर हैं और 3 साल से बाहर रहने की कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स आके जेलें काटते हैं, जेलें में रहते हैं। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए और अपना केस स्ट्रांगली जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अलीना, मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड कर दूं। गुड पॉइंट, वेल मेड मज़हर साहब। बेनज़ीर सिर्फ एक लाइन मैं बहुत छोटी सी बात करूंगी। यहाँ पे टेक्निकल ग्राउंड्स की बात हो रही थी, इसको आप टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं कहेंगे कि 10,000 दिरहम जो है वो उनके बेसिस पे नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, जो उन्होंने विड्रॉ नहीं किए और इस बेसिस पे कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में डिक्लेयर नहीं किए। 10,000 दिरहम से तो बहुत ज्यादा पीटीआई के अकाउंट में फॉरेन फंडिंग के थ्रू आए हैं। तो क्या इमरान खान साहब को भी टेक्निकल ग्राउंड से क्वालीफाई कर देना चाहिए? टेक्निकलिटीज में तो जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर हम टेक्निकल बातों पे गए तो फिर वो इमरान खान की तरफ भी देंगे। मैं अगर हम बिल्कुल सही कह रही हैं, था जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं और क्या है। ओके ठीक है, हम टेक्निकलिटीज़ पे किसी और दिन बात करेंगे। इस वक्त ख़त्म हो गया है। मेरे पैनल पे बैठे हुए एनालिस्ट की अक्सरियत ये कहती है कि नहीं, हुकूमत की तौज़ीहात सही नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।